हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें है पूरे नए पैटर्न पर आधारित 1 से लेकर मैथ का 100 ऐसा इम्पोर्टेंट वीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। यदि आप भी सर मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका भी टारगेट है 90+ मार्क्स लाना, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देख के ही जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन में दिया गया 1/√9, ऑप्शन बी में दिया गया है √9/3, ऑप्शन सी में दिया गया 1/√5 और आपका ऑप्शन डी में दिया गया √4/16। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए कि यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद पी में दिया गया है, x² + x+1 के शून्यक है, तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1/α + 1/बीटा का सबसे पहले सोल्यूशन करेंगे तो अल्फ़ा बीटा का एलसीएम अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। है दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला -b/a होता है, तो वहीं पे अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला c/a होता है। ए से ए को यदि हम कटा देते हैं तो प्राप्त हमारा जो होगा वो -b/c होगा। तो अब हमें चाहिए बी का मान यदि देखिएगा तो कुछ भी नहीं है, तो हम लोग 1 मानेंगे, तो -a कर सकते हैं। और ए का मान भी कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। -1 को 1 से कटा दीजिएगा तो आपका -1 होगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 का ऑप्शन ए में -1 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। देखिए किस प्रकार से जानिएगा कि किसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो कोई भी भिन्न में, यानी मान लेते हैं 17/8 को ही देख लीजिए, तो ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं, तो नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हर बोलते हैं। तो यदि कोई भी भिन्न का जो हर है उसका गुणनखंड करने पे 2n × 5m यदि आता है तो प्राप्त संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। यदि पहला ऑप्शन से चलिएगा तो 17/8 दिया गया है, 8 का गुणनखंड कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा, इसमें केवल 2 आ रहा है, जिस कारण ये शांत होगा। ऑप्शन बी से चलिएगा तो इसका हर में 25 दिया गया है, इसे 5×25 एवं केवल 5 आएगा, जिस कारण ये शांत होगा। सी में चलिएगा तो केवल 5 है, तो ये भी शांत होगा। लेकिन ऑप्शन डी में देखिएगा ना, तो 12 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाने के कारण 5/12 का जो दशमलव प्रसार हो जाएगा वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल पूछा गया है कि π/4 कौन सी संख्या है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पाई से रिलेटेड बहुत बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि π/4 कौन सी संख्या है। याद रखिएगा, पाई कौन सी संख्या है, π/2 कौन सी संख्या है, π/3 कौन सी संख्या है और π/4 कौन सी संख्या है। तो ये प्रत्येक क्वेश्चन अपरिमेय संख्या होता है, यानी इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए कि समांतर श्रेणी में दे रखा है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट का सारवंतर क्या होगा। दोस्तों, सारवंतर किसे कहते हैं, तो दूसरे और पहले पदों के अंतर को सारवंतर कहा जाता है, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। फार्मूला होता है a2 - a1, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद की मान की बात करें तो 5/3 है, तो यहाँ पे 5/3 लिख सकते हैं। a1 का मान 1/3 है, तो आप 1/3 को लिख सकते हैं। 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5 - 1। दोस्तों, 5 में से 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा और बटा 3 को 3 लिखिए, तो 4/3 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए ऑप्शन के माध्यम से यदि आप देखेंगे तो ऑप्शन बी में 4/3 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देखिए कि सभी समबाहु त्रिभुज डॉट होते हैं। तो दोस्तों, जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सभी के सभी समरूप होते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, समरूप। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देखिए कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि
AD लंब BC हो तो यहाँ पे कौन ऐसा ऑप्शन है जो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी समबाहु त्रिभुज में यदि AD लंब BC होगा ना तो 3AB² बराबर 4AD² हो जाएगा, यानी भुजा के 3 गुनी और विकर्ण का 4 गुना का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 हमारा कहता है कि यदि समीकरण x² + 4x + k = 0 के मूल वास्तविक एवं असमान है तो दोस्तों मूल वास्तविक एवं असमान होने के लिए k का जो मान है वो 4 से छोटा होना चाहिए, यानी इसका क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे k का मान जो है वो 4 से छोटा होगा, तभी मूल वास्तविक एवं असमान होगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 9 को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यदि AP और AQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री दे रखा है, तो कोण PAQ बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। देखिए ऐसे सवाल मैट्रिक के एग्जाम में यदि पूछे जाएंगे तो आसान सा ट्रिक का चयन कीजिएगा कि एक कोण का जो मान है वो 110 डिग्री दे रखा था। आपको यहाँ पे ये दिमाग लगाना है कि इसमें हम कितने डिग्री मान को जोड़ देंगे कि प्राप्त जो मान हो जाएगा वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 110 में यदि हम 70 जोड़ देते हैं तो प्राप्त संख्या 180 आ जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 70 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देखिए कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय kx - y बराबर 2 6x - 2y बराबर 3 का अद्वितीय हल होगा। यहाँ पे अद्वितीय हल कब होगा, जब k का जो मान है वो 3 के मान के बराबर नहीं होगा, तभी दी गई समीकरण निकाय का जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा। उसके बाद में पूछा गया है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। याद रखिएगा साइन थीटा में जो फॉर्मूला होते हैं वो P/H होते हैं। P/H का मान 3/4 दे रखा है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि P का जो मान है वो 3 है, H का मान 4 है। B का मान नहीं दिया गया है तो सबसे पहले B ज्ञात करेंगे। B ज्ञात करने का आसान फार्मूला √H² - P² होता है। H का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर कीजिए 16 हो जाएगा। P का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर कीजिए 9 हो जाएगा। 16 में से 9 घटाइएगा तो √7 हो जाएगा, जिसका कोई भी वर्गमूल नहीं होता है। अब हमें ज्ञात करना है कॉस थीटा का मान। दोस्तों कॉस थीटा का फार्मूला B/H होता है। B का मान अभी अभी हम लोग ज्ञात किए हैं √7 और H का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में 4 दे रखा था, तो क्वेश्चन का सही जवाब √7/4 होगा। आइए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। ऑप्शन सी में √7/4 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल इसमें 12 कहता है कि द्विघात बहुपद x² - 15 के शून्य क्या हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x² माइनस जो 15 है बराबर को जाकर प्लस में ये 15 हो जाएगा। यदि x पर से स्क्वायर यदि हम हटा देंगे तो जो 15 दिख रहा है ये प्लस माइनस में √15 हो जाएगा। इसी हमें ये पता चल रहा है कि प्लस √15 और माइनस √15 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 13 कहता है कि वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है। वृत्त के मान लेते यह एक वृत्त है, इसके दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा होती है इसे हम लोग जीवा कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा जीवा। एक और सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछा जाता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो उसे हम लोग व्यास कहते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 14 क्या कहता है कि बिंदु 4,3 1,-1 के बीच की दूरी क्या होगी। दूरी ज्ञात करना आसान होता है। इसके लिए एक फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 4,3 में ये पहला वाला x1 का मान तो दूसरा वाला x2 का मान हो जाएगा, सॉरी x1 y1 का, और यहाँ पे x2 y2 का मान हो जाएगा। सबसे पहले हमें चाहिए x2 का मान तो 1 है, उसके बाद में x1 का मान 4 है, 1 - 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस y2 का मान -1 है, y1 का मान 3 है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। 1 में से यदि 4 को हटा लेते हैं तो -3 बचेगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। -1 और -3 मिलकर -4 हो जाएगा और -4 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा। अब 16 में 9 को हम लोग यदि जोड़ देते हैं तो ये 25 रहता है। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि 25 का जो वर्गमूल है वो 5 होता है, इसलिए क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 5 इकाई यानी 5 यूनिट। उसके बाद में
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 को देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन 15 में कहा जा रहा है कि आधार की त्रिज्या 7 सेमी, तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी वाले लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। यहाँ पे आर का मान की बात करेंगे तो 7 दे रखा है। तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल द्वारा सूचित करते हैं जिसका मान जो है वो 10 दे रखा है। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन नहीं बल्कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ लिया गया है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। पाई का मान 22/7 होता है, तो सेम टू सेम लिखिए। आर का मान देख लीजिए 7 दे रखा है। उसके बाद में हमें चाहिए एल का मान। एल का मान 10 दे रखा है। 7 से 7 को कटा दीजिए, 22 में 10 से गुना कर दीजिए। तो 22 में 1 से गुना कीजिएगा तो 22 जाएगा। एक जीरो यहाँ पे बाकी है तो सेम टू सेम लाकर लिख दीजिए। यानी 22 में 10 से गुना करने पर 220 होता है। आइए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। यदि आप ऑप्शन सी को देखेंगे तो 220 सेमी स्क्वायर दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन 16 कहता है कि 2,3, 1,5, 2,6 का माध्यक क्या होगा। माध्यक ज्ञात करने का आसान फार्मूला, सबसे पहले दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में सजाना पड़ता है। तो पहला संख्या 1 है, उसके बाद में 2 है, फिर से 2 है, उसके बाद में 3 है, 5 है, 6 है। उसके बाद में दोनों तरफ से एक एक जोड़ा लगाकर संख्या को हटा देते हैं। बीच में बचे संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग लगा देते हैं। यहाँ पे 2 3 को जोड़कर 2 से भाग लगाना है। तो 2 3 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यदि आप 5 में 2 से भाग लगा देते हैं तो 2.5 मरतबे ये कट जाता है। तो चलिए 2.5 मरतबे ऑप्शन में लिखते हैं। तो 2.5 ऑप्शन बी में दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 2.5। उसके बाद में अगला सवाल नंबर 17 को देखिए कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा। दोस्तों गोला का आयतन की बात करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वहीं पे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसके बाद में पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन। लेकिन यहाँ पे आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन की बात की जाएगी तो 2/3 पाई आर क्यूब क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है। यहाँ पे चारों ऑप्शनों को देकर हमें ये बताना है कि कौन सी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है। सबसे पहले याद रखिएगा, कोई भी संख्या यदि माइनस में होगा तो उस घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है। या आसान भाषा में जान लीजिए कि कोई भी संख्या एक से जो ज़्यादा हो उस घटना की प्रयोक्ता कभी नहीं हो सकती है। क्योंकि अधिकतम प्रयोक्ता का मान 1 होता है। तो 1/3 1 से बहुत कम है तो इस घटना की प्रयोक्ता होगी। 0.6 1 से बहुत कम है, घटना की प्रयोक्ता होगी। 20% भी घटना की प्रयोक्ता होगी। लेकिन -1.5 जो है वो दिया गया है माइनस में और 1 से ज़्यादा भी है, इसीलिए इस घटना की प्रयोक्ता नहीं होगी। अगला सवाल 20 कहता है कि बिंदु 4,-7 किस पाद में स्थित है। याद रखिएगा, कोई भी बिंदु यदि दोनों प्लस में हो तो ये आपका प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में कहलाता है। दोनों बिंदु माइनस में हो तो ये तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश में कहलाता है। यदि पहले प्लस हो और बाद में माइनस हो तो ये आपका चतुर्थ पाद में कहलाता है। कोई भी बिंदु पहले माइनस बाद में दिया गया हो प्लस में तो ये द्वितीय पाद में कहलाता है। यदि आप क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे तो पाएंगे -4 नहीं बल्कि +4 दे रखा है और -4 दे रखा है। यानी पहले प्लस है बाद में माइनस है। तो किसी भी बिंदु पहले प्लस में हो बाद में माइनस हो तो वह बिंदु चतुर्थ पाद में स्थित होता है। यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट क्वेश्चन का सही जवाब होगा जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देखिए कि समांतर श्रेणी 10,7,4 डॉट डॉट का 20वां पद क्या होगा। यहाँ पे ए का जो मान है वो 10 हो जाएगा। उसके बाद में हमें चाहिए डी का मान। ठीक है, डी ज्ञात करने का आसान तरीका क्या होता है, तो दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा दीजिए। यानी 7 में से 10 घटा दीजिएगा तो -3 बचेगा जो कि आपका डी का मान होगा। हमें ज्ञात करना है 20वां पद। 20वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों a + 20 में से a कम कीजिए, उसमें d लगा दीजिए। यानी a + 19d हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें चाहिए a का मान। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a का मान 10 है। उसके बाद में 19 गुने d का मान। d का मान हम लोग -3 ज्ञात किए हैं तो 10 को 10 लिखेंगे। यहाँ पे 19 में 3 से गुना कर देंगे तो 19 यहाँ कितना होता है, तो 19 यहाँ 57 होता है। तो यहाँ पे a का जो मान है वो 10 था। 19 में यदि आप सारवंतर d के मान -3 से गुना कर दीजिएगा तो -57 आ जाएगा। उसके बाद में 10 में से 57 यदि आप घटा देते हैं तो माइनस क्वेश्चन का 47 आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं।
तो ऑप्शन डी में -47 दिया जा चुका है। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब -47 हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देखिए कि दो समरूप त्रिभुजों के मध्यिकाओं का अनुपात 4:9 है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सवाल है। देखिए, दो समरूप त्रिभुज है जिसमें प्रत्येक की मध्यिकाओं का जो अनुपात है वो 4:9 है। अब इसी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात यदि हमें बताना होगा तो 4:9 दे रखा था ना, तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर लेंगे 16 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कर देंगे 81 हो जाएगा। तो दोस्तों 16:81 ऑप्शन डी में देने के कारण क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, 16:81। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए। यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो सी बराबर क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे सी बराबर बी स्क्वायर बटा 4a होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे ज़रा कोशिश कीजिएगा समझने का। देखिए, डी का जो मान होता है ना, यानी डी बराबर जो फॉर्मूला आता है वो बी स्क्वायर -4ac होता है। ठीक है, इसी हम लोग बी स्क्वायर ये जो -4ac है बराबर को उधर जाकर प्लस में 4ac हो जाएगा। यदि हमें केवल c का मान ज्ञात करना हो तो बी स्क्वायर और 4a जो गुना में दिया गया है इसी हम लाकर नीचा लिख सकते हैं। तो c बराबर बी स्क्वायर बटा 4a हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए। क्वेश्चन 23 कहता है कि वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका त्रिज्या 14 सेमी और त्रिज्याखंड का कोण 90 डिग्री है। यदि आप ऑप्शन के मुताबिक चलेंगे तो ऑप्शन में पाई का मान नहीं बैठाया गया है, इसीलिए हम इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो पाई का मान नहीं बैठाएंगे। फार्मूला कहता है पाई स्क्वायर थीटा बटा 360, यही होता है त्रिज्याखंड का फार्मूला। तो पाई की जगह पे हम लोग सेम टू सेम पाई रहने देना है। आर का मान 14 है तो 14 के स्क्वायर के मतलब 14 को 2 बार लिख दीजिए, 14 गुने 14 गुना थीटा का मान 90 है तो 90 लिख दीजिए, और बट्टा में 360 है तो 360 को सेम टू सेम लिखिए। 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौका 36, ये 2 दूनी 4, ये 7 दूनी 14, फिर 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 7 में 7 से ना खींचेगा तो 7 से 49 जाएगा, और पाई को सेम टू सेम रहने दीजिए। तो क्वेश्चन का सही जवाब 49 पाई सेमी स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 24 कहता है कि यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होगा जबकि a बराबर, यानी साइन 2a, यहाँ पे देखिए साइन 2a बराबर में 2 साइन a कह रहा है। इसे बराबर होने के लिए a का जो मान है वो कितना डिग्री रखना होगा। तो दोस्तों साइन और कॉस में a का जो मान है वो बराबर करने के लिए 45 डिग्री रखा जाता है, जो कि साइन 45 और कॉस 45 का जो मान है वो बराबर होता है। लेकिन आप यहाँ पे 45 डिग्री रखेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे a का जो मान है वो 0 डिग्री रखना होगा, तभी आपका 0 बराबर 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए। है दोस्तों, क्वेश्चन 25 कहता है कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में यदि डी ई भुजा ए बी तथा ए सी को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि ए डी बटा डी बी ए ई बटा ई सी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप थेस में पढ़े होंगे तो उसमें प्रमेय कहता है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पे ज्ञात करने वाला आपको क्वेश्चन में आ गया है। तो यहाँ पे जो दिया रहता है डी ई समानांतर भेजी बी सी, दो समानांतर भुजा जो होती है वही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप थेस पर में पढ़े होंगे तो इस तरीके से मालूम होगा कि बीच में जैसे यहाँ पे ये जो बी सी भुजा होता है इसके समानांतर यदि यहाँ पे हम डी सी खींचते हैं, ठीक है, डी ई यहाँ पर होता है ए, ये उसका ए डी बटा डी बी दिया गया है, ए ई बटा ई सी यहाँ पे भी दिया गया है। तो समानांतर भुजा कौन से हो जाएगा, तो बी सी समानांतर डी ई क्या हो जाएगा। तो बी सी समानांतर डी ई ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल 26 करता है द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के मूलों का योगफल क्या होगा। तो मूलों का योगफल को हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, जिसका फॉर्मूला माइनस बी बटा ए होता है। बी का मान यहाँ पे 3 दिया गया है जो कि माइनस में है, और माइनस माइनस मिलकर ये प्लस हो जाएगा। ए का मान भी 3 है, 3 से 3 को घटा दीजिएगा तो क्वेश्चन का सही जवाब 1 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 27 कहता है कि साइन स्क्वायर 29 प्लस साइन स्क्वायर 61 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा कि साइन स्क्वायर इंटू 90 में से 29 को घटा लीजिएगा तो ज़ाहिर सी बात है 61 बच जाएगा,
और यहाँ पे साइन स्क्वायर 61 को सेम टू सेम रहने दीजिएगा। और साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर इंटू डबल माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो लिख दीजिए कॉस स्क्वायर 61 को कॉस स्क्वायर 61 और प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर 61 को सेम टू सेम लिखिए। आपका त्रिकोणमिति का फॉर्मूला कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इसलिए क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी 1। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। उम्मीद है आप सभी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी सेट का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप तमाम छात्रों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।